जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से आज हम चर्चा करेंगे भारत को लेकर, हमारे देश को लेकर, हमारे मुल्क को लेकर। हमारे मुल्क में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, उस राजनीति से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत में अब तानाशाही की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है? क्या भारत अब तानाशाही की ओर आगे बढ़ रहा है? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, जो कि भारत के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एचडीपीआई राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। शहाबुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। आदाब कासिम साहब। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही कहूँगा कि क्या आपको लगता है कि भारत में अब तानाशाही की तरफ कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिए हैं? देखिए कासिम साहब, क्या है, किसी भी देश की जब जो डेमोक्रेसी होती है या जो लोकतंत्र होता है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जी। कि वहाँ की जो उस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, जो हम्म, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो कितने निष्पक्षता से काम कर रही है। उनकी निष्पक्षता के आधार पर ही तय होता है कि उस देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। जी। अगर आज हम हमारे देश में अगर देखते हैं हाँ, तो चुनाव आयोग संदेह से परे नहीं है। जी। देश की जनता चुनाव आयोग पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। हाँ, देश की जनता जो है वो न्यायपालिका को संदेह की निगाह से देखती है। देश की जनता ये मानती है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, हाँ, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या कोई दिगर एजेंसीज हो। तो जनता को ये लगता है कि जो है वो उनका दुरुपयोग सत्ता पक्ष करता है। तो अगर इन इन पैरामीटर्स को अगर आप देखें तो मैं ये तो नहीं कहता कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि देश में जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ कमज़ोर हो रही है, वैसे वैसे देश की जनता का इन पे से भरोसा कम हो रहा है। और जब इन पे भरोसा कम हो रहा है तो जाहिर सी चीज़ है, फिर लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। अच्छा, बंगाल की अभी चुनाव हुआ है, बंगाल के नतीजे आपने भी देखे, पूरे देश ने देखे। और बंगाल के चुनाव के बाद जो बंगाल की स्थिति अभी है, क्या वो भी इस ओर इशारा नहीं कर रही है कि भारत तानाशाही की ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए, बंगाल का इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो पहले जो बड़ी तादाद में जो है वो लोगों के नाम काटे गए, हम्म, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो है वो इस बार नहीं तो अगली बार दे देना। हम्म, जबकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम्म, अगर एक भी जो है वो वोटर है तो उसको अपने मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ हुआ। फिर जिस हिसाब से बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो हुआ, तो बंगाल में ये जो हिंदुत्व की जड़ें हैं वो आज की नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में इसी बंगाल का पहले विभाजन हुआ 1905 में, उसका आधार भी हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता थी। फिर जिस वंदे मातरम को लेकर आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इसके लिखने वाले भी वहीं के थे, हम्म, स्वामी विवेकानंद भी वहीं के थे। तो बंगाल में जो है वो हिंदुत्व की जड़ें बड़ी गहरी रही। फिर वहाँ जो है वो विचारधारा, यो दिखने में तो एक विचारधारा दिखती है, पर आप ये देखें कि 34 साल तक जो है वहाँ कम्युनिस्टों का शासन रहा, और आज कम्युनिस्ट को 3% भी वोट नहीं मिल रहे हैं। जी। जबकि कम्युनिस्ट में तो विचारधारा में माना जाता है कि धर्म अफीम जी। है ना। तो फिर वो सारे लोग बीजेपी में कैसे शिफ्ट हो गए? मतलब आज जो बीजेपी का वोट बैंक है वो कौन सा है? हम्म, कम्युनिस्टों का। इसका मतलब हिपोक्रेसी थी, विचारधारा के नाम पे दोगलापन था। फिर अब आ जाइए ममता बनर्जी पे। ममता बनर्जी ने वही काटा जो बोया था। भाई, ममता बनर्जी कांग्रेस की कद्दावर नेता हुआ करती थी, कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल में गई, उनको पार्टी शायद बनाई थी। है ना, बनाई बनाई अलग हाँ, बनाई। हाँ, हाँ। आज वही उनके साथ हो रहा है। फिर आप जिस बीजेपी को आज गालियां निकाल रही हो, बीजेपी को तो आप लेके गई थी अटल जी की सरकार में, आप रेल मंत्री थी। तो बंगाल में वही कुछ हो रहा है ना। हाँ, जैसा होने की अपेक्षा है। हम्म, लेकिन जिस हिसाब से पार्टियां तोड़ी जा रही है ना, और धन बल से, और जिस जिस भी तरीके का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे जो आपका सवाल है उसको बल मिलता है कि वाकई देश में जो है वो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे दूसरे सवाल की, और उसमें सबसे बड़ा जो अभी देश का बहुत ही चर्चाओं में विषय है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी कल या परसों ही दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका प्रोटेस्ट भी हुआ था पीसफुली। उस पे कई लोग उनके विरोध में खड़े हुए, कई लोग पक्ष में खड़े हुए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो बुद्धिजीवियों ने उनके ऊपर करा है, कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी को दक्षिणपंथी की विचारधारा वाले लोग चला रहे हैं?
देखिए इसमें क्या ये उनका एक एजेंडे के तहत आया है? इसके कासिम साहब कई सारे पहलू। जी। जब से अमेरिका और ईरान का वार हुआ है तब से लगातार पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही है, डीजल की कीमतें बढ़ रही है। आज ही गैस की कीमत फिर बढ़ गई। आज फिर गैस की कीमत बढ़ गई है। इसी बीच में एक खबर छन के आई, मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन सारे तमाम पूरे देश में चल रहा है कि जो है आरबीआई ने 1 लाख कुछ हजार का सोना, 12 लाख डॉलर का है ना, वो जितना का भी वो बेच दिया। आज इतने का। तो देश में जो है वो मोदी जी के प्रति जो है एक हल्की सी नाराजगी। फिर नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ तो कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है, और दीगर पार्टियां भी कर रही है ना, चाहे वो एसडीपीआई हो, एमआईएम हो, समाजवादी हो, जितनी भी देश की विपक्षी पार्टियां हैं वो नीट की परीक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि 22 लाख तो उसमें है। फिर दूसरे एग्जाम भी जो है वो लीक हो गए, है ना। तो यूं लगता है कि जैसे चूंकि सत्ता पक्ष से नाराजगी है, लोग जो है वो विपक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 से 35 साल का जो युवा है, उस युवा में लोकप्रियता का अगर पैरामीटर देखें तो मोदी जी के मुकाबले में अचानक राहुल गांधी लोकप्रिय हो गया है ना। आरएसएस ये चाहता है कि सत्ता भी उसी की रहे, है ना, और विपक्ष भी उसी का रहे, है ना, मतलब ये जो बाकी विपक्ष है वो भी इसी का रहे। तो मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा भी अगर देना पड़े, मांगना पड़े या देना पड़ रहा, सरकार मंजूर करना पड़े या हटाना पड़े, तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए, है ना। क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब किसान आंदोलन चला तो जंतर मंतर के धरने के लिए किसानों ने कितनी परमिशन मांगी, नहीं मिली, कोई परमिशन नहीं मिली। बल्कि दिल्ली के आसपास जो है वो किसानों के रास्तों में इतने बड़े बड़े वो कांटे लगा दिए गए, सरिये करके दीवारें खड़ी कर दी, जैसे कोई, है ना, जैसे कोई युद्ध हो रहा हो, है ना। यहाँ कॉकरोच पार्टी का जो वो संस्थापक है वो आता है और परमिशन उसको एयरपोर्ट में थमा दी जाती है। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं ना। जी बिल्कुल, बोलिए। तो इन सवालों से ऐसा लगता है, अच्छा फिर चूंकि देश के सामने एक अनुभव है भाई, अन्ना का जो आंदोलन हुआ वो भी कुछ इसी तरीके से मैनेज करके हुआ ना। बिल्कुल। और बाद में पता चला कि अन्ना के आंदोलन के पीछे पूरी दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे, उस आंदोलन के पीछे पूरे दक्षिणपंथी विचारधारा। अब जाके पता चला, तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये चीजें सामने आए कि ये जो कॉकरोच का जो आंदोलन है ये भी स्पॉन्सर्ड निकले। इसीलिए जो आपने देखा होगा कि जब इनका जंतर मंतर पे जब ये इनका 6 तारीख को जो है वो आंदोलन था, तो इनके फॉलोअर्स के मुकाबले में बहुत कम लोग आए भाई। 22 लाख के आसपास तो रजिस्टर्ड ही लोग थे, तो कम से कम 1 लाख तो आते। जबकि मतलब जो मैं एक वीडियो क्लिपिंग देख रहा हूँ वो 4-5 हजार से ज्यादा नहीं है, और वो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। और समुदाय यहाँ आंदोलन करके देख ले, पुलिस लठ बजा देगी, है ना। वहाँ 3:30 बजे पुलिस मतलब बिसल बजाई कर रही है तुम्हारा का, है ना। अच्छा 5 बजे तक की उनको जो है वो परमिशन थी, 3:30 बजे वो आयोजक और प्रवक्ता सब निपटा के चले गए। तो जैसे कोई टोकन जैसे होता है वैसा आंदोलन किया और चले गए। इसलिए जो बुद्धिजीवियों के सवाल जो है या उनके संदेह हैं, उसमें कुछ, इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैसे कि सभी लोग कहते हैं राजनीति का कि सोशल मीडिया की राजनीति अलग होती है, उसमें तो आपको हाइप मिल सकती है, लेकिन जब जमीन पर आप उतरोगे तब आपको आपकी हकीकत का अंदाजा होगा। क्या कांग्रेस जनता पार्टी को जिस तरीके से प्रोटेस्ट भीड़ नहीं थी तो उसका पता चल गया कि उसकी जमीन नहीं है? देखिए क्या है कि सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करना, किसी को लाइक करना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन सत्ता के सामने सड़क पे संघर्ष करना जो है, उसके लिए आपका अपना कैडर होना चाहिए, फिर आपका एजेंडा होना चाहिए। 1 पॉइंट एजेंडे से तो देश चल नहीं सकता है भाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, यही देश की एकमात्र समस्या तो नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता है, हमारे फैसले अमेरिका कर रहा है ना। तो बहुत सारे इश्यूज है ना सारे। तो आपके पास एक पूरा क्लियर खाका होना चाहिए ना, है ना भाई। अन्ना आंदोलन में तो पूरा खाका उन्होंने पेश किया, है ना। उसी के नतीजे में वो आंदोलन कामयाब हुआ। यहाँ आपके पास कुछ नहीं, केवल एक सोशल मीडिया पे एक आपने पोस्टर बना के कैंपेन चला दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। और हमारा युवा जो है वो जैसे अन्ना आंदोलन चला था तो सबने एक टोपी लगाई, मैं भी अन्ना हूँ, है ना। यहाँ भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक हाँ साहब है,
उन्होंने तो अपने आप को जयपुर का जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया है ना, कि मैं कोकरोच जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, है ना। तो मैंने पूछा कि तुमको बनाया किसने, है ना, तुम्हारी पार्टी रजिस्टर्ड कब हो गई, है ना, और तुमने जयपुर में जो है वो रहते हुए कितने साल हो गए, और अब तक जो है पेपर लीक में कब कब तुम बोले, है ना, तो तुम अचानक जिला अध्यक्ष बन गए, कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो जब जैसे यहाँ एक आदमी अपने आप को जिलाध्यक्ष घोषित कर लेता है, वैसे बहुत ने अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर लिया होगा। ये एक सोशल मीडिया का बूम है जो खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और विधानसभा चुनाव में विकास को मुद्दा ना बनाकर, पानी बिजली को मुद्दा ना बनाकर, वहाँ फिर से एक बार फिर मस्जिद और मदरसे को टारगेट करके राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही पड़ी है, और शुरुआत कर दी गई है। फिर इसको आपका क्या, ये भी क्या तानाशाही, ये बताएगा कि भारत तानाशाही की ओर ही जा रहा है? नहीं, ये तानाशाही की ओर भी जा रहा है, और एक तरीके से यूँ समझे कि जो देश की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है उसके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास है। पिछले 10 साल से जो 8 साल के आसपास से जब से वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, संत भी हैं, उनके पास विकास का नाम भी गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है जी, है ना। वहाँ तकरीबन 3 से 4 हज़ार तो स्कूलें बंद हो गई, बराबर पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार वो किसी को दे नहीं पा रहे, नई भर्तियां निकाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ बिजली की हालत बहुत बुरी है। राजस्थान तो फिर भी गनीमत है, वहाँ बिजली की हालत बहुत बुरी है। तो विकास के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है। अब वो वोट मांगना चाहते हैं काय के नाम पे, या तो एनकाउंटर के नाम पे, है ना, वो जो हाफ एनकाउंटर लोगों की टांग पे गोली मार देते हैं, तो गिनाना चाहते हैं कि मेरे राज्य में कितने माइनॉरिटी के लोगों को मैंने एनकाउंटर किए, हाफ एनकाउंटर किए, मैंने कितने मस्जिदों को जो है वो अवैध बता के बुलडोजर चला दिए, कितने जो है वो मदरसों को मैंने अवैध घोषित कर दिया है। तो वो विकास के बजाय जो है वो नफरत की बुनियाद पे सियासत करके और चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी मतलब नफरत भी जो है वो बहुत लंबी नहीं होती है। मतलब आदमी चाहे कितना ही कुंठित हो और कुंठा में किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से कितनी नफरत कर ले, लेकिन इंसानियत कहीं ना कहीं जो है वो जोर मारती है और आदमी को सोचने पे मजबूर कर देती है कि भाई नफरत जो है वो न केवल समाज को तोड़ती है, बाकी जो जिस व्यक्ति के जो मन में जो घृणा नफरत जो होती है वो चैन से सो नहीं पाता है ना, वो भी मानसिक रूप से भी मतलब डिस्टर्ब सा ही समझ लीजिए आप। तो नफरत की सियासत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, पर कोशिश तो वो कर ही रहे हैं। हर और चीज ये उसी का आपने कहना चाहता है कि हर चीज का एक अंत है, होता है ना। तो कोशिश तो वो यही कर रहे हैं, जैसे मदरसे ये वो जो टारगेट कर रहे हैं वो इसी की बुनियाद पे चुनाव जीतना चाहते हैं, और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसके संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से लोकतंत्र को कमजोर करके तानाशाही की ओर बढ़ना ही कर सकते हैं आप। लेकिन मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि अंधेरा छटेगा, रोशनी आएगी, फिर से वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई इस देश का भाईचारा वापस बरकरार होगा। नफरत की उम्र बहुत कम होती है, मैं बहुत आशावादी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, हमें वक्त देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। आपका कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, HDPI राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और भारत के वरिष्ठ पत्रकार भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह।